हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल उन्नत क्लासेस में। तो देखिए अभी चंडीगढ़ टीजीटी एसएसटी की एग्ज़ाम है आपकी। तो बहुत सारे बच्चे जो है वो कमेंट कर रहे थे कि मैम पहले आप ईएमआरएस से पहले चंडीगढ़ टीजीटी एसएसटी के लिए प्रिपेयर करवा दीजिएगा। तो देखिए एनसीईआरटी के क्वेश्चन मैंने आज लिए हैं। तो ये आप चाहे चंडीगढ़ टीजीटी एसएसटी के लिए हो, आप चाहे ईएमआरएस के लिए हो, चाहे आप किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम के लिए हो, सभी के लिए ये महत्वपूर्ण है क्योंकि एनसीईआरटी से सभी में से क्वेश्चन आते हैं। और एक और महत्वपूर्ण सूचना आपके लिए, एक अच्छी गुड न्यूज़ आपके लिए कि केवीएस और एनवीएस की वैकेंसियां जो है वो भी आपके सामने आ चुकी हैं। नोटिफिकेशन आ चुका है। कल से यानी 14 नवंबर से आपके फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएंगे। तो डिटेल नोटिफिकेशन अभी नहीं आया पर डिक्लेयर ये आ गया है शॉर्ट नोटिफिकेशन कि एनवीएस और केवीएस की वैकेंसियां जो है वो आ गई हैं और 14 नवंबर से जो है आपके एग्ज़ाम फॉर्म भरने स्टार्ट हो जाएंगे। तो बहुत अच्छी न्यूज़ है आपके लिए। और इसमें क्या चेंजेस आया है, क्या सिलेबस रहेगा, ये सारी डिटेल जो है वो कल 14 नवंबर को एक नोटिस आएगा, उसमें पूरी डिटेल आपको जो है वो देखने को मिलेगी। तो सारी चीज़ें यहाँ रहेंगी। बहुत सारे चेंजेस जो हैं इसमें भी आ सकते हैं, जैसे ईएमआरएस का पहले पैटर्न कुछ और था, फिर इस बार इसको 2 टीयर में कर दिया। तो हो सकता है इनमें भी बहुत सारे चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन मोस्टली अगर देखें तो सिलेबस सभी का सेम सेम रहेगा और एनसीईआरटी तो सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसलिए मैंने आज क्योंकि मैंने एनईपी 2020 आपको करवाया, आपने इतना अच्छा रिस्पॉन्स उसमें दिया नहीं, तो वो मैं अभी बाद में करवाऊंगी। पहले मैं आपको कमेंट के हिसाब से, जैसे बच्चे कमेंट करेंगे मैम चंडीगढ़ टीजीटी एसएसटी के लिए करवा दीजिएगा, तो उसके लिए मैं आज आपके लिए एनसीईआरटी के जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं वो लेकर आई हूँ। और ये क्वेश्चन आपके सभी टीचिंग एग्जाम्स को टारगेट करके बनाए गए हैं। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर करिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा जिससे कि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो स्टार्ट करते हैं। मौर्य वंश का प्रथम सम्राट कौन था? तो सभी को पता है मौर्य वंश का प्रथम सम्राट था चंद्रगुप्त मौर्य, जिन्होंने 321 ईस्वी पूर्व में जो है वो मौर्य सम्राट की क्या स्थापना की थी, ध्यान में रखना है। और चाणक्य के मार्गदर्शन में इन्होंने मगध के ये राजा बने थे और चाणक्य के मार्गदर्शन में इन्होंने जो है वो साम्राज्य में अपना स्थापना की थी मौर्य साम्राज्य की। ठीक है, तो 321 ईस्वी भी आपको ध्यान में रखनी है। कौन सी नदी बिहार का शोक कहलाती है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए कुछ छोटे क्वेश्चन, सभी तरीके के प्रश्न मैंने लिए हैं, ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये क्वेश्चन भी जो है बच्चे गलत करके आते हैं। तो बहुत सारे जो इंटेलिजेंट वाले बच्चे हैं ना, वो कमेंट भी करेंगे मैम बहुत इजी क्वेश्चन है। तो इजी भी है, मॉडरेट भी है और टफ भी है। सारे क्वेश्चन मैंने लिए हैं। तो जिनको आते हैं उनको इजी लगते हैं, जिनको नहीं आते उनको क्वेश्चन टफ लगेंगे। बिहार का शोक कौन सी नदी? कोसी नदी जो है वो बिहार का शोक कहलाती है। क्यों कहलाती है? क्योंकि ये जो नदी है ये बार बार अपना मार्ग जो है वो चेंज करती रहती है, और चेंज करती है तो क्या करती है, बाढ़ लाती है वहाँ पे, इसलिए बिहार में सबसे ज़्यादा इससे प्रभावित होता है। तो कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। भारत के संविधान को कब अपनाया गया था? सभी को पता है भारत के संविधान को कब अपनाया गया था। 26 नवंबर 1949 को जो है हमारे भारत का संविधान अपनाया गया था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। और फिर 26 जनवरी 1950 को जो है ये क्या हुआ था, लागू हुआ था। तो दोनों क्वेश्चन अलग अलग हैं। लागू कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। अपनाया कब गया था? 26 नवंबर 1949 को। मिक्स क्वेश्चन है हिस्ट्री के, ज्योग्राफी के और सिविक्स के, तीनों के। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरणीय संसाधन नहीं है? तो देखिए नवीकरणीय संसाधन जो है वो नहीं है। कौन सा नहीं है? पवन ऊर्जा है, सौर ऊर्जा है, जल है, लेकिन पेट्रोलियम जो है वो आपके नवीकरणीय संसाधन नहीं आता। पेट्रोलियम लाखों वर्षों से बनता है, इसलिए ये नवीकरणीय संसाधन के अंतर्गत नहीं आएगा। अगला क्वेश्चन है डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी थी? ये DSSS में क्वेश्चन पूछा गया है और मैंने आपको ये करवाई भी थी बुक्स भी। देखिए आप जो है मैंने DSSS के लिए जो आपके
ये एनसीईआरटी के एमसीक्यूज करवाए थे ना, वो आप देखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। डी ट्रिपल एस बी में डायरेक्ट क्वेश्चन वहां से आए हैं। तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज वो जो डी ट्रिपल एस बी वाली एनसीईआरटी वाली सीरीज है वो जरूर देखिएगा। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, तो उसको देख के जाइएगा, उसमें से भी क्वेश्चन आएंगे। क्योंकि एनसीईआरटी तो सारे जो है जो भी टीचिंग एग्जाम्स है उनमें पूछी जाती है, इनफैक्ट नॉन टीचिंग एग्जाम्स में भी पूछी जाती है। तो एनसीईआरटी के क्वेश्चन तो आपको अच्छे से कर लेने हैं, चाहे आप किसी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो। अगला क्वेश्चन है डिस्कवरी ऑफ इंडिया। तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया मैंने बताया था जवाहरलाल नेहरू की बुक है। ये बुक इन्होंने कब लिखी थी? तो 1944 में ये बुक इन्होंने लिखी थी। और कहाँ पर लिखी थी? तो जेल में थे ये उस टाइम पे, तब इन्होंने ये बुक लिखी थी, जिसमें भारत के इतिहास, संस्कृति और सभ्यता का ये वर्णन करते हैं। तो राइट आंसर आपके JL नेहरू हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। मैंने इसकी शॉर्ट ट्रिक आपको करवाई थी, मित्र पर गमछा झार, ठीक है। तो 8 राज्य हैं, बता देती हूँ, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, ठीक है। तो 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है? तो भारतीय संविधान के अगर अनुच्छेद मौलिक कर्तव्यों से पूछे तो हो जाएगा अनुच्छेद 51A, ठीक है। 51A में जो है वो आपके 11 मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं, और 42वें संविधान संशोधन से में ये जो है जोड़ा गया था 11वां, ठीक है। तो मैंने ये मौलिक कर्तव्य आपके अच्छे से करवा दिए हैं। मूल अधिकार, नीति निर्देशक तत्व तो सभी मैंने करवाए हुए हैं, उस सीरीज में आप जरूर देखिएगा उनको अच्छे से। तो राइट आंसर आपका 51A। अगला क्वेश्चन है भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल थार डेजर्ट हो जाएगा, जो कि राजस्थान में है, और इसे ग्रेट इंडियन डेजर्ट कहते हैं, ठीक है। तो राइट आंसर आपका थार डेजर्ट। अगला क्वेश्चन है 1920 में असहयोग आंदोलन किसने स्टार्ट किया था? तो असहयोग आंदोलन स्टार्ट करने वाले महात्मा गांधी जी थे। महात्मा गांधी ने जलियांवाला बाग हत्याकांड और रोलेक्ट एक्ट के विरोध में जो है इसकी स्टार्टिंग की थी। किसकी? असहयोग आंदोलन की। तो राइट आंसर आपका ए है। अगला क्वेश्चन है भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? भारत की सबसे ऊंची चोटी आपकी कंचनजंगा हो जाएगी, 8,586 किलोमीटर, ठीक है, 86 मीटर। 8,586 मीटर जो है वो भारत की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा है, जो कि कहाँ पर? सिक्किम और नेपाल की सीमा पर स्थित है यहाँ पर। तो ये ध्यान में रखना है, क्वेश्चन पूछा है भारत की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा 8,586 मीटर ऊंची है और सिक्किम और नेपाल की सीमा पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी के लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो पृथ्वी के लिए ऊर्जा का जो महत्वपूर्ण स्रोत माना जाता है वो सूर्य माना जाता है। सूर्य से ही हमें ऊर्जा प्राप्त होती है ना। तो सूर्य की ऊर्जा से ही जो है वो पौधे जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है उसके द्वारा क्या करते हैं? भोजन बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस, और ये सारी चीजें प्रोसेस होता है। तो सूर्य की किरणें जो है वो पृथ्वी पर जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और इससे आपकी सौर ऊर्जा और रासायनिक ऊर्जा में जो है वो चेंज करता है। सौर ऊर्जा को किस में कर देता है चेंज? रासायनिक ऊर्जा में। तो सन जो है वो हीट प्रोटेक्टर आपका होता है, सोर्स ऑफ एनर्जी होता है अर्थ के लिए। अगला क्वेश्चन है भारत की किस राज्य की पहली महिला राज्यपाल बनी थी? भारत के किसी राज्य की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? अच्छा, तो ये थी सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू जो है वो स्वतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल थी, और ये कहाँ से थी? उत्तर प्रदेश की राज्यपाल थी, यूपी की, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा आपको, पहली महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? सबसे लंबी नदी ग्रेट गंगा रिवर जो है वो सबसे लंबी नदी है भारत की, लगभग जो है 2525 किलोमीटर लंबाई है इसकी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, देखिए एक क्वेश्चन ये भी आया था कि सबसे बड़ा डेल्टा कौन सी नदी बनाती है?
तो नदियों से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। भारत के लौह पुरुष के रूप में कौन प्रसिद्ध है? ये क्वेश्चन आपको थोड़े इजी लग रहे होंगे क्योंकि ये 6, 7, 8 और इन क्लासों से लिए गए हैं। बड़ी क्लासों वाले जो क्वेश्चन हैं वो मैं आगे करवाऊंगी आपको, तो थोड़े से मतलब आपके लिए इजी होंगे ये, जिन्होंने नहीं पढ़ा उनके लिए ये भी टफ है ना। तो लौह पुरुष के रूप में कौन प्रसिद्ध है? वो है सरदार वल्लभ भाई पटेल जो हैं आपके लौह पुरुष के रूप में प्रसिद्ध हैं, क्योंकि इन्होंने देश की रियासतों को जो है एकजुट करने के लिए और भारत को एकता प्रदान करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका ये निभाते हैं। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है वो लौह पुरुष के नाम से प्रसिद्ध हैं। सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह जो है वो है मर्क्यूरी यानी बुध। बुध ग्रह सूर्य के निकट और आकार में देखे तो सबसे छोटा ग्रह है यहाँ पर मर्क्यूरी, फिर वीनस, फिर अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून, है ना। तो ऐसे ही सीक्वेंस है, ये आपको ध्यान में रखना है। पार्लियामेंट का अर्थ क्या होता है? तो देखिए पार्लियामेंट जहां कानून बनाने वाली संस्था जो होती है, लॉ मेकिंग बॉडी जो होती है वो आपकी पार्लियामेंट होती है, और ये संसद देश की सर्वोच्च विधायिका मानी जाती है। आपकी कौन सी? कानून बनाने वाली संस्था, पार्लियामेंट यानी संसद, और देश की क्या मानी जाती है? सर्वोच्च विधायिका। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कानून बनाए जाते हैं और सरकार की नीतियों पर यहाँ पर चर्चा भी होती है। तो आपके पार्लियामेंट का अर्थ पूछा है। भारत की सिलिकॉन वैली शहर को किस शहर को कहा जाता है? तो सिलिकॉन वैली आपके बेंगलुरु को कहा जाता है, बेंगलुरु को सिलिकॉन वैली, क्योंकि यह देश का प्रमुख क्या है? IT केंद्र है आपके क्या? बेंगलोर। ठीक है। अगला क्वेश्चन है भारत गणराज्य कब बना था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो भारत गणराज्य 1950 में 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था और तभी भारत जो है वो एक गणराज्य देश बन गया था। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मनुष्य द्वारा सबसे पहले किस धातु का यूज किया गया था? तो मनुष्य के द्वारा सबसे पहले जिस धातु का यूज हुआ वो था कॉपर यानी कि तांबा। तांबे का सबसे पहले यूज हुआ, इसी कारण उस काल को क्या बोलते थे? ताम्र युग या फिर कॉपर एज इसको कहा जाता। तो सबसे पहले जो है वो तांबे का यूज हुआ था। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो गुप्त वंश का संस्थापक जो है वो चंद्रगुप्त प्रथम थे, जिन्होंने 320 ईस्वी के लगभग जो है वो गुप्त साम्राज्य की क्या की थी? स्थापना की थी। किसने? चंद्रगुप्त प्रथम ने, चंद्रगुप्त मौर्य ने नहीं, वो मौर्य साम्राज्य के संस्थापक थे। और इन्होंने जो है वो गुप्त जो ये स्थापना की तो उन्हें गुप्त युग का संस्थापक माना जाता है। किनको? चंद्रगुप्त प्रथम को। तो राइट आंसर आपका ए हो गया। अगला क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह के असफल होने का प्रमुख कारण क्या था? तो 1857 के विद्रोह का असफल होने का सबसे महत्वपूर्ण कारण जो माना जाता है वो माना जाता है भारतीयों में एकता की कमी। सबसे महत्वपूर्ण इस वजह से जो है आपके 1857 का विद्रोह जो है वो असफल हो गया था, क्योंकि विद्रोह में न तो सभी वर्गों ने पार्टिसिपेट किया था और न ही कोई स्पेशली किसी ने नेतृत्व किया था। तो इस वजह से जो ये विद्रोह है ये आपके क्या हो गया था? असफल हो गया था। भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता अमेरिका संविधान से प्रभावित है? और ये क्वेश्चन भी DSSP में पूछा गया है और चंडीगढ़ TGT में भी पूछा गया है। तो कौन सी विशेषता अमेरिका संविधान से? मौलिक अधिकार जो हैं ये अवधारणा हमने अमेरिका के संविधान से ली है, जबकि संसदीय प्रणाली कहाँ से ली है? ब्रिटेन से। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना कौन से संविधान से हमने कहाँ से क्या लिया है, वो भी मैंने आपको अच्छे से करवाया है। जो NCERT सीरीज है उसमें जरूर देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पारंपरिक ऊर्जा स्रोत है? तो पारंपरिक ऊर्जा स्रोत आपका कोयला हो जाएगा। उसी के साथ में और देखें तो आपके पारंपरिक ऊर्जा स्रोत में क्या क्या आ जाएगा? इसमें कोयला और उसके साथ में पेट्रोलियम, है ना, पेट्रोलियम आ जाएगा, प्राकृतिक गैस आ जाएगी। ये सभी आपके क्या आ जाएंगे? पारंपरिक ऊर्जा स्रोत आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये लंबे समय में बनते हैं और सीमित मात्रा में उपलब्ध होते हैं। तो इसलिए कोयला और आपकी बाकी सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारी ऊर्जा ये तो बनते रहते हैं, लेकिन कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस ये सारे आपके प्रारंभिक ऊर्जा स्रोतों के अंतर्गत आएंगे, पारंपरिक। फूट डालो और राज करो की नीति किस ब्रिटिश अधिनियम से जुड़ी हुई है? तो फूट डालो और राज करो की नीति जो है वो भारतीय परिषद अधिनियम 1909 की नीति से जुड़ी हुई है, जिसको क्या बोलते हैं? मार्ले मिंटो अधिनियम। सभी ने सुना है
मार्ले मिंटो अधिनियम जो है इसमें क्या हुआ था कि मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र बनाए गए थे, जिससे कि विभाजन की नींव यहाँ से पड़ जाती है। तो फूट डालो राज करो की नीति भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के तहत हुई थी। भारत में मानसून मुख्यतः किस कारण से आता है? तो भारत में मानसून जो आता है वो मुख्य रूप से जो आता है वो ताप और दाब के डिफरेंस की वजह से आता है। यानी कि मानसूनी हवाएं पहले तो क्या होगी, स्थल और समुद्र के तापमान और दाब में अंतर के कारण बनती है, और गर्मी में जो है हवा क्या होगी, समुद्र से, और यहाँ समुद्र से भूमि की ओर तरफ चलेगी, है ना। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि कब समुद्र से भूमि की तरफ चलेगी, कब धरातल से समुद्र की तरफ चलेगी। तो ये दो चीजें आपको ध्यान में रहेंगी। तो मुख्यतः मानसून जो है वो ताप और दाब के डिफरेंस की वजह से मानसून आता है। बंगाल में स्थायी बंदोबस्त प्रणाली किसने लागू की थी? तो बंगाल में स्थायी बंदोबस्त प्रणाली लागू करने वाले कौन थे? लॉर्ड कॉर्नवालिस। कॉर्नवालिस ने जो है 1793 में बंगाल में जो है वो स्थायी बंदोबस्त लागू किया था, जिसके तहत क्या किया था, जमींदारों को कर जो संग्रह है उसका अधिकार दिया गया था। तो ये ध्यान में रखना है, स्थायी बंदोबस्त प्रणाली बहुत बार क्वेश्चन एग्जाम में ये पूछे जाते हैं। कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? समानता का, स्वतंत्रता का, संपत्ति का, या शोषण के विरुद्ध? देखिए ये बाकी ये वाला है, ये वाला है, ये नहीं, लेकिन संपत्ति का अधिकार पहले हुआ करता था आपके मौलिक अधिकार, लेकिन अभी जो है अगर देखें तो 44वां जो अमेंडमेंट हुआ था 1978 में, इसमें इसको हटा दिया गया था संपत्ति के अधिकार को, और हटाकर जो है इसे कानूनी अधिकार बना दिया गया था। तो 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत राइट ऑफ प्रॉपर्टी का अधिकार हटा दिया गया। ये अभी मौलिक अधिकार की श्रेणी में नहीं आता है। वह मृदा जिसमें लौह तत्व अधिक हो और लाल रंग की हो, कौन सी मृदा हो जाएगी? तो जिसमें लाल, तो रेड सॉइल हो जाएगी, है ना। रेड सॉइल जो है उसमें लौह ऑक्साइड की मात्रा ज्यादा होती है, और इस वजह से जो है इसका रंग कैसा दिखाई देता है, रेड कलर का दिखाई देता है। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? तो आर्य समाज के संस्थापक हैं वो स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी, और इनका नारा, प्रमुख नारा क्या था? वेदों की ओर लौटो। तो ये नारा जो है आप बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। वायुमंडल की कौन सी परत में ओजोन परत पाई जाती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ओजोन लेयर जो है वो समताप मंडल में पाई जाती है, जो कि सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी किरणों से पृथ्वी की क्या करती है? रक्षा करती है। ठीक है, तो ये राइट आंसर आपका समताप मंडल में ओजोन लेयर पाई जाती है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके डायरेक्ट एनसीईआरटी से हैं, अगर आपके पास है तो आप मिलान कर सकते हैं। मैंने सारे क्वेश्चन वहीं से लिए हैं। इसमें 6th 7th 8th ऐसे मिक्स क्वेश्चन लिए हैं, कोई पर्टिकुलर नहीं कि 6th के ही है, ये 7th के ही है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स तीनों में से क्वेश्चन मैंने यहाँ लिए हैं, और ऐसे ही मैं आगे भी आपको करवाऊंगी। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे आप चंडीगढ़ टीजीटी एसएसटी के लिए हो, चाहे ईएमआरएस के लिए हो, केवीएस के लिए, एनवीएस के लिए, DSSS के लिए, या कोई भी टीचिंग एग्जाम, सभी के लिए ये महत्वपूर्ण होने वाला है। इनफैक्ट नॉन टीचिंग एग्जाम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि जीके जीएस सभी में ही पूछा जाता है। ठीक है, और एनसीईआरटी से डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। तो एनसीईआरटी बेस्ड मिक्स क्वेश्चन है ये। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और कौन से टॉपिक से आप क्वेश्चन चाहते हैं, कौन से एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं, तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। तो मिलते हैं फिर कुछ ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ एक नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।